चलो बेटा, स्क्रीन विजिबल हो रही है ना आपको? ये कह रहा है कि मिस्टर राम को हमने 70,000 पे एम्प्लॉयड किया था, 1,000 रुपया उसका ग्रेड पे था, फिर 75,000 तक, फिर 72, यहाँ गलती हो गई, चले। फिर वो कह रहा है कि 1 जनवरी 2012 को उसको अपॉइंट किया था। ही आल्सो रिसीव्ड 7,000 पर मंथ एज ए डीपी एंड 20,000 एज ए डीए और 10% पर एनम एज ए कमीशन। क्लियर? तो सबसे पहले उसका ग्रेड पे निकालते हैं। कैसे निकलेगा देखो, इधर देखो बेटा, 70,000 पे उसने ज्वाइनिंग किया, कब? 2012 में। फिर उसका 1,000 रुपया तब तक लगता रहेगा जब तक कि उसकी पे 75 नहीं हो जाती। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 तक लिख लिया हमने, एडवांस ही लिख लिया। 70, 71, 72, 73, 74, ये 75 तक हम चलेंगे। उसके बाद कितना बढ़ाएंगे? 2,000, 77,000, 79,000, 81,000 और 83,000। तो यहां तक हम चलेंगे। लो जी, क्लियर। अब मुझे सबसे पहले उसकी क्या निकालनी है? बेसिक सैलरी निकालनी है बेटा। तो बेसिक सैलरी कितनी होगी देखें। गोरक्ष, इसमें कैलकुलेटर कहाँ गया? कैलकुलेटर अच्छा, इधर मेरा फोन, इधर देखो बेटा, बेसिक सैलरी कितनी है हमारी? हमने कौन सा पीरियड काउंट करना है बताओ बेटा? 1920 काउंट करना है मैंने। कौन कौन से मंथ काउंट करने हैं बताओ? मैंने ये लास्ट वर्ड क्या लिखा है? एज्यूम सैलरी इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो लास्ट डे ऑफ द अगर मंथ हम लेंगे तो हम लास्ट शुरू में चलते हैं, हमने पहले दिन पढ़ा था, ये वाला पीरियड लेंगे, अप्रैल 19 से लेके मार्च 20 तक का। क्लियर? तो अप्रैल 19 से लेके मार्च 20 तक का अगर हमारे पास बात हो चुकी है तो अप्रैल 19 किस में आएगा? इसमें आएगा बेटा, ये देखो। तो 79,000 लेंगे हम। तो 79,000 इंटू 9, 79,000 इंटू 9, तो आंसर आ गया मेरा 7,11,000। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारा मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च 20, वो किस पीरियड में आएगा? इसमें आएगा। तो यहाँ पे 79 की जगह हम कितना लेंगे? 81,000। तो 81,000 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,43,000 आ जाएगा। 2,43,000 प्लस 711,000, तो ये टोटल आ जाएगा 9,54,000। बोलो बेटा, यहां तक समझ आ गया सभी को? ये 2 पॉइंट बताओ समझ आए कि नहीं आए बेसिक सैलरी निकालने में? आगे 9,54,000 हमारा क्लियर हो गया कि हमारी बेसिक सैलरी आ गई। उसके बाद अगला पोर्शन हम लेते हैं डीए। मेरे पास जो डीए है वो 7,000, सॉरी डीपी जो है 7,000 पर मंथ डीपी है। तो डीपी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84,000 मेरे पास क्या आ जाएगा?
डीपी आ जाएगा। उसके बाद डीए कितना दिया है उसने 20,000, तो 20,000 हम क्या ले लेंगे, डीए ले लेंगे। क्लियर। कमीशन कितना बोला है उसने 7 लाख है, 10% के हिसाब से 70,000 उसका क्या हो गया, कमीशन हो गया। अब बारी आती है एंटरटेनमेंट और एचआरए की। इधर देखो बेटा, पहले एचआरए है और फिर क्या है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का हमने क्या रूल पढ़ा था, सबसे पहले चुपचाप हम उसे किस में जोड़ देंगे, बेसिक सैलरी में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो मुझे एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव हो रहा है वो कितना हो रहा है बेटा, 1,000 रुपये पर मंथ हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12,000 रुपीज मेरे पास मेरा एंटरटेनमेंट अलाउंस आ जाएगा। अब सिर्फ मेरे पास क्वेश्चन रहता है एचआरए कैसे निकालेंगे। तो बेटा देखो, एचआरए के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए। ये फॉर्मूला है ना मेरा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हाउस रेंट। तो एचआरए के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो रेंट पेड चाहिए। रेंट पेड कैसे निकलेगा, देखो यहाँ दिया हुआ है कितना, 10,000 पर मंथ। तो 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। तो ये मेरा रेंट पेड आ गया। एक मुझे चाहिए एक्चुअल एचआरए। एक्चुअल एचआरए कितना है मेरा, देखो 4,000 रुपये पर मंथ एक्चुअल एचआरए मिल रहा है। तो 4,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48,000 आ जाएगा। उसके बाद मुझे सैलरी चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, ये 10% लगाना है और 50% या 40% लेना है। तो इसके लिए सैलरी का मीनिंग क्या होता है, बेसिक सैलरी, डीपी, डीए और कमीशन। तो बेसिक सैलरी कितनी है मेरी, अभी आपा ने निकाल के हटिया बेटा, 9,54,000 रुपये मेरी बेसिक सैलरी है। तो 9,54,000 रुपये मेरी बेसिक सैलरी आ गई। ठीक है। उसके बाद डीपी चाहिए, डीपी कितना है 84 है। डीए मैं कब लूंगा बेटा, इफ पार्ट ऑफ सैलरी। और यहां पर जो अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो डीए के साथ ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ, अकेला डीए लिखा हुआ है मेरे पास, इसके साथ इफ पार्ट ऑफ सैलरी वर्ड नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे डीए एप्लीकेबल नहीं होगा, तो मैंने नॉट एप्लीकेबल लिख दिया। और उसके अलावा 70,000 रुपये हम क्या लेने वाले हैं, कमीशन लेने वाले हैं। तो इस प्रकार से मेरे पास 9,54,000, 84,000 जो डीए है वो नहीं आएगा और 70,000 रुपये मेरे पास क्या आ जाएगा, कमीशन। तो इन चारों को अगर हम ऐड करते हैं तो मेरे पास आता है 9,54,000, 84,000 प्लस 70,000। तो आंसर आ जाता है 11,08,000, 11,08,000। ठीक है। ये तीनों इंफॉर्मेशन निकालने के बाद जो मेरा एचआरए का वर्किंग नोट है वो मैं बड़े आराम से सॉल्व कर सकता हूं। देखो कैसे, क्या चाहिए, रेंट पेड अभी निकाला है 1,20,000 माइनस 10% किसका लेना है, सैलरी का, 11,08,000 है। तो क्या दिखाएंगे, इसका 10% अगर हम लेते हैं तो ये आ जाएगा 108,000। क्लियर बेटा, इक्वल किसका 10% लिया है बेटा मैंने, इस 11,08,000 रुपये का मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 10% ले लिया। तो ये मेरे पास आ गया 1,10,800। इसमें से हम लेस कर देते हैं 1,20,000 रुपये। जब हम लेस करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 9,200। 40% मुझे भी किसका लेना है, 11,08,000 रुपये का मुझे क्या लेना है, 40% लेना है। 11,08,000 का अगर मैं 40% निकालता हूं तो 4,43,200 रुपये आ जाता है। 4,43,200। और जो तीसरी चीज है एक्चुअल एचआरए,
वो 48,000 हमने निकाल रखा है। इन तीनों में से जो मेरी मिनिमम अमाउंट आ रही है वो आ रही है 9200। तो मेरा जो HRA एग्जम्प्ट होगा वो 9200 होगा। तो मेरा यहाँ पे जो आंसर है लास्ट, HRA कितना है 48,000, इसमें से लेस कितना कर देंगे 9200 हम लेस कर देंगे। तो मेरा आंसर क्या आएगा देखें, यहाँ पे गलत हो गया था थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर मेरा, 48,000 माइनस 9200। तो मेरा जो HRA आएगा 38800 आएगा। तो मेरी ग्रोस टोटल इनकम अगर हम निकालते हैं आंसर इसका, तो क्या क्या आएगा, प्लस 12,000 प्लस 70,000 प्लस 20,000 प्लस 84,000 एंड प्लस, तो मेरा आंसर जो आ रहा है बेटा 1178,800 आएगा। ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे आंसर बेटा, थोड़ी सी गलती हो गई थी आंसर लिखने में। चल क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया बेटा? सही मैथ का क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया था, बस आंसर मैच नहीं कर रहा था। अच्छा, गलती से दिखा गया मेरे से, थोड़ा गलत हो गया देखने में। अब हो जाएगा ये क्वेश्चन सारा समझ आ गया आपको बेटा? करा दूं आगे? यस सर। चलो, कल हमने HRA और एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में पढ़ा था बेटा, ठीक है? इन दोनों के बारे में आपको सारी बातें क्लियर होगी बेटा सारी। अब हम पढ़ते हैं मेडिकल अलाउंस एंड एक्सपेंसेस। मेडिकल अलाउंस एंड एक्सपेंसेस क्या चीज है, ध्यान से देखना बेटा प्लीज। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले मेडिकल एक्सपेंसेस की। ध्यान से सुनना बेटा क्या कह रहा है वो। कहता है इन इंडिया और इन अब्रॉड, दो वर्ड सुने आपने भी। अगर एम्प्लॉय अपना ट्रीटमेंट इंडिया में करवाता है या एम्प्लॉय अपना ट्रीटमेंट अब्रॉड करवाता है, अब्रॉड समझ गए, फॉरेन में करवाता है, और उसका जो एक्सपेंस है एम्प्लॉयर बियर करता है, तो कब एग्जम्प्ट होगा और कब टैक्सेबल होगा। मान लो एक राम एम्प्लॉय है, उसने अपना या अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट इंडिया में करवाया और उस ट्रीटमेंट का जो एक्सपेंस है वो उसके एम्प्लॉयर ने बियर किया, तो किस केस में वो एग्जम्प्ट होगा और किस केस में वो टैक्सेबल होगा, ये ध्यान से हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंस। ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट, मेडिकल ट्रीटमेंट इन एनी हॉस्पिटल मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है बेटा, मान लो एम्स हॉस्पिटल है, ठीक है, या PGI हॉस्पिटल है, इनका अगर एम्प्लॉय अपने खुद के हॉस्पिटल में ही इलाज करवाता है, तो जितना एक्सपेंस होगा मेडिकल ट्रीटमेंट पे वो सारा एग्जम्प्ट होगा। एक एम्प्लॉय अपना या अपने परिवार का मेडिकल ट्रीटमेंट अपने एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में ही करवा लेता है। उसका एम्प्लॉयर एक हॉस्पिटल चला रहा है और उसका एम्प्लॉय उसी सेम हॉस्पिटल में इलाज करवाता है, तो ये सारा का सारा क्या होगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। मेडिकल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर इन ए हॉस्पिटल मेंटेन बाय गवर्नमेंट और अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स लॉज। कहता है अगर वो अपने एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं करवाता, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाता है या ऐसे हॉस्पिटल में करवाता है जिसका जो कि चीफ कमिश्नर जो इनकम टैक्स का है उसने अप्रूव किया हुआ है, और उसके एक्सपेंस एम्प्लॉयर पे कर देता है, तो वो भी क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, एक एम्प्लॉय अपना या अपने परिवार का
ट्रीटमेंट करवाता है हॉस्पिटल में और उस हॉस्पिटल का जो बिल है वो एम्प्लॉयर पे करता है, तो कब एग्जम्प्ट होगा और कब टैक्सेबल होगा हम ये पढ़ रहे हैं। अगर वो अपने एम्प्लॉयर के ही हॉस्पिटल में करवाता है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाता है या कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल में करवाता है और एम्प्लॉयर उस एक्सपेंस को बियर करता है, तो तीनों ही केस में वो एग्जम्प्ट होगा। पॉइंट क्लियर आ गया बेटा। तीसरी जो पॉइंट है, प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ द एम्प्लॉई। आजकल एक नई टर्म आई है बेटा, हेल्थ इंश्योरेंस। सुना हुआ है वर्ड बेटा, हेल्थ इंश्योरेंस, जिसका अगला एक और नाम होता है मेडिकल इंश्योरेंस। अगर एम्प्लॉई ने मेडिकल इंश्योरेंस ले चुका है, ये दो जो पहले दो पॉइंट थे ये वाले, ये सारे एक्सपेंडिचर के थे। अब हम बात कर रहे हैं प्रीमियम की। अगर एम्प्लॉई ने कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है और उसका प्रीमियम एम्प्लॉयर पे करता है, तो भी वो एग्जम्प्ट होगा, उसकी बेसिक सैलरी में वो ऐड नहीं होगा। ना तो ये अमाउंट उसकी बेसिक सैलरी में ऐड होगी, ना उसकी ये अमाउंट बेसिक सैलरी में ऐड होगी। इवन अगर उसने मेडिकल यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है और उसका प्रीमियम पे करता है उसका मालिक या ओनर, तो ये अमाउंट भी उसकी टैक्सेबल नहीं होगी। नहीं टैक्सेबल होने का मतलब है कि उसकी बेसिक सैलरी में ये अमाउंट ऐड नहीं होगी। अब हम हर चीज जो भी पढ़ रहे हैं बेटा, कल भी हमने हाउस रेंट अलाउंस पढ़ा था, एंटरटेनमेंट अलाउंस पढ़ा था, आज मेडिकल अलाउंस पढ़ रहे हैं या एक्सपेंस पढ़ रहे हैं, और बहुत से एक्सपेंसेस हम पढ़ेंगे। ये सिर्फ हम ये देखेंगे कि ये बेसिक सैलरी में ऐड होंगे या नहीं। ठीक है, आगे यहां पर मैंने क्या बोला था बेटा, एम्प्लॉय ने क्या लिया हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंस, और उस प्रीमियम को पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। कई बार क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस तो ले लिया, उसकी पेमेंट कौन करता है, एम्प्लॉय, और बाद में वो पैसे उसको रिफंड कर देता है उसका एम्प्लॉयर। इसे हम बोलते हैं रिम्बर्समेंट। वर्ड इसके लिए क्या यूज करते हैं, रिम्बर्समेंट। मान लो मैंने अपनी फैमिली के लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस लिया, एक बार मैंने अपनी जेब से प्रीमियम पे कर दिया और बाद में वो रसीद मैंने अपने एम्प्लॉयर को दिखाई और वो रसीद देखकर उसने वो पैसे मुझे दे दिए, तो इसे रिम्बर्समेंट बोलते हैं। तो उस केस में भी ये क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। उस केस में भी क्या होगा, अमाउंट एग्जम्प्ट होगी, मतलब वो उसकी बेसिक सैलरी में ऐड नहीं होगी। हाँ, इसके अलावा अगर वो कहीं पर भी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराता है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराता है या किसी ऐसे हॉस्पिटल में करवाता है जो ना तो एम्प्लॉयर का है, ना गवर्नमेंट का है, ना चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड है, तो वो अमाउंट क्या होगी, टैक्सेबल होगी। राजेश एक एम्प्लॉय है, उसने एक ऐसे हॉस्पिटल में अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट करवाया जो ना तो उसके एम्प्लॉयर का है, ना गवर्नमेंट का है, ना चीफ कमिश्नर ने उसे अप्रूव्ड किया हुआ है, तो उस केस में वो जितना भी एक्सपेंस होगा वो सारा क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, अब बात करते हैं, बाहर चलते हैं। इंडिया में ट्रीटमेंट अगर करवाता है तो उसके ये रूल्स हो गए। अगर वो बाहर ट्रीटमेंट करवाता है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द स्टे एंड ट्रीटमेंट अब्रॉड बोर्न बाय द एम्प्लॉयर एग्जम्प्ट, अगर उसकी ग्रोस टोटल इनकम 2 लाख रुपए से कम है। अगर एक एम्प्लॉय है वो बाहर जाकर अपने परिवार का या किसी मेंबर का ट्रीटमेंट करवाता है, तो अगर उसकी सैलरी 2 लाख रुपए से कम है ग्रोस टोटल, और उस एक्सपेंस को कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, तो वो अमाउंट क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। हाँ, 2 लाख से अगर ज्यादा हो जाती है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर। अब मुझे आप बताना पॉइंट्स
एक पर्सन की ग्रोस एनुअल सैलरी है 1,95,000। मिस्टर राम है, उसकी सैलरी जो है वो 1,95,000 रुपये है। अब आपने मुझे ये बताना है कि जो ये अगली चीज है ये इसकी सैलरी में ऐड होगी या नहीं होगी, बताओ। मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर, बताओ बेटा इसे ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? सर होगी ये टैक्सेबल। क्यों होगी बताओ? क्योंकि ना तो ये एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है, ना ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, ना मैंने यहाँ पे ये लिखा कि ये चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड है। तो ये 30,000 रुपये हम यहाँ पर दिखाएंगे। अगली पढ़ो लाइन। मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अब बताओ क्या करें? सर इंक्लूड नहीं होगी। नहीं होगी, एग्जम्प्ट होगी। क्यों होगी, इसका रीजन बताओगे? सर क्योंकि अप्रूव्ड बाय कमिश्नर है। हाँ, इसका मेन रीजन है कि ये चीफ कमिश्नर के द्वारा क्या है, अप्रूव्ड है। ये पढ़ो, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर incurred by the employee in a hospital approved by the chief commissioner। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ रिम्बर्समेंट का मतलब क्या होता है बेटा? अभी बता के हटा था। सर फंड वापस कर दिया, रिफंड कर दिया। हाँ। उसने पहले एम्प्लॉई अपनी जेब से एक्सपेंस करेगा, फिर उसको रिफंड मिलेगा, उसका मतलब होता है रिम्बर्समेंट। एक होता है डायरेक्टली पे कर दिया, मैंने अपनी जेब से कुछ नहीं दिया, मैंने क्या किया, अपने एम्प्लॉयर को लाके बिल दे दिया, उसने अपना एक बंदा भेज के हॉस्पिटल का हिसाब किताब क्लियर कर दिया, ये तो डायरेक्टली पेड हो गया। दूसरा तरीका क्या है, मैंने कहा जी ये बिल था, ये मैं पे कर चुका हूँ हॉस्पिटल का, ये पेमेंट दे दो मुझे, और मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे वो पेमेंट दे दी, तो इसे हम बोलते हैं रिम्बर्समेंट। तो ये भी क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये किस हॉस्पिटल में इलाज कराया गया था? चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल में। तो यहां से मुझे एक बात क्लियर हो गई कि अगर मैं चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा एम्प्लॉयर डायरेक्टली पेड कर दे या मैं पे कर दूं और बाद में रिम्बर्समेंट ले लूं, दोनों ही केस में सारी अमाउंट क्या होने वाली है, एग्जम्प्ट होने वाली है। बोलो, पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? यस सर। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं यहां से एक वर्ड हटा देता हूं, इसने ये ग्रॉस सैलरी गलत लिख रखा है वर्ड। चलो जी, उसकी एनुअल सैलरी है 1,95,000। ध्यान रखना, बड़ा अच्छा पॉइंट है। सिक्स्थ कहता है उसने ट्रैवलिंग करी है, एम्प्लॉयर ने कोई बाहर, एम्प्लॉय ने कोई बाहर क्या किया है, इलाज कराया है, ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया, जो भी अटेंडेंट का खर्चा हो गया, ये सारा खर्चा कितना हुआ है, 1,00,000 रुपए हुआ है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये टैक्सेबल होगा या एग्जम्प्ट होगा? पहले तो ये बताओ, इस पे इंडिया वाला रूल लगेगा या अब्रॉड वाला रूल लगेगा? सर अब्रॉड वाला। हाँ, लिखा हुआ है अब्रॉड, अब्रॉड मतलब बाहर इलाज हुआ है। तो अब्रॉड का रूल क्या था भी, अगर उसकी टोटल इनकम 2,00,000 रुपए से कम है तो एग्जम्प्ट होगा। क्लियर? यहां पे गड़बड़ क्या हो गई, उसकी एनुअल सैलरी या जो भी ग्रोस एनुअल सैलरी कितनी है, 1,95,000 और 30,000 ये ऐड हो गए। अब बताओ इसका दोनों का टोटल कितना हो गया, 2,25,000 हो गया। यस। ठीक है, अगर ये भी एग्जम्प्ट होता, मान लो ये 30,000 यहां पर ना दिया होता, फिर क्या होता, उसकी सैलरी कितनी बनती यहाँ पे, 1,95,000। तो ये 1,00,000 एग्जम्प्ट हो जाता हमारा। ठीक है, ये 1,00,000 रुपए टैक्सेबल क्यों हुआ, ये 30,000 टैक्सेबल हो गया था, इसका अगर हम टोटल करते हैं तो 2,25,000 रुपए आ गया, 2,25,000 रुपए आ गया। तो ये 2,00,000 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया,
इसलिए 1 लाख रुपया क्या हो जाएगा, इसका टैक्सेबल हो जाएगा। हो गया पॉइंट क्लियर बेटा? ये सर ये एनुअल सैलरी और ये एक्सपेंडिचर दोनों पॉइंट देखेंगे? हाँ, क्योंकि ये जो अब्रोड वाला है ना, ये सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। पहले सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, फिर लास्ट में देखेंगे कि अगर ये 2 लाख से ज्यादा आ रहा है तो हम इसको टैक्सेबल मानेंगे, कम आ रहा है तो एग्जम्प्ट मानेंगे। यानी कि ये जो अच्छा, मतलब पॉइंट क्या आएगा। हाँ बोलो बोलो। सर, अगर जैसे मतलब कि जो फोर्थ पॉइंट अगर इधर भी 20,000 होता तो वो भी ऐड होता? हाँ हाँ, फोर्थ या फिफ्थ में कुछ भी होता वो भी ऐड होता। यानी कि जो अब्रोड वाला पॉइंट है वो आप क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में करोगे सॉल्व। ठीक है जी, पढ़े अगला पॉइंट। कहता एक्सपेंडिचर incurred on stay and treatment abroad borne by the employer। कितने हैं बेटा? 1,50,000। कितने हैं? 1,50,000। इसके लिए हम एक अगला पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यान से देखो, पढ़ना बेटा। आउट ऑफ सेवंथ पॉइंट की जो अमाउंट है, इसमें से 1 लाख रुपया रिजर्व बैंक ने परमिटेड कर दिया। 2 पॉइंट इकट्ठे पढ़ो तो हमें ये वाला ट्रीटमेंट समझ आएगा। ये मैं इसको बोल्ड कर देता हूं। ये ट्रीटमेंट कब आएगा? जब हम 7th और 8th पॉइंट इकट्ठा पढ़ेंगे। पढ़ो, कहता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्टे एंड ट्रीटमेंट अब्रॉड बोर्न बाय द एम्प्लॉयर कितना है? 1,50,000। अगर तो नेक्स्ट पॉइंट ना दिया होता तो मैं 1.5 लाख का 1.5 लाख ही क्या मानता? टैक्सेबल मानता। क्यों मानता बताओ? क्योंकि उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए से क्या है? ज्यादा है। क्लियर है? हमें अभी 6th पॉइंट में हम पढ़ के हटे हैं, बट जब मैं 8th पॉइंट पढ़ रहा हूं तो उसमें वर्ड आया कि जो 7th में जो पॉइंट में अमाउंट आई हुई है वो 1 लाख रुपया रिजर्व बैंक ने परमिटेड कर दिया। रिजर्व बैंक समझते हो कौन सा है? सरकार का बैंक। यस। तो रिजर्व बैंक ने कहा कि इस 1.5 लाख में से 1 लाख रुपए की मैं परमिशन देता हूं कि उसको एग्जम्प्ट कर दो। तो मेरे पास अब टैक्सेबल कितना होगा? टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है? 1.5 लाख। 1 लाख रुपया रिजर्व बैंक ने क्या कर दिया? परमिटेड कर दिया। तो 50,000 रुपए ही हम क्या मानेंगे? टैक्सेबल मानेंगे। हाँ, अगर ये लाइन ना दी होती, 8th पॉइंट ना होता तो 1.5 लाख रुपया टैक्सेबल होता। बट अब ये 8th पॉइंट दिया हुआ है तो 1.5 लाख में से 1 लाख घटा देंगे, 50,000 रुपए हम क्या मानेंगे? टैक्सेबल मानेंगे। बोलो 7th और 8th पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। 9th पॉइंट देखो बेटा, एक पॉइंट क्लियर करना है। मैंने आपसे बार बार एक ही वर्ड बोल रहा हूं कि वो अपना और अपनी फैमिली का। अपना और अपनी फैमिली का। तो अपनी फैमिली में कौन आता है? ध्यान से देखो। द एम्प्लॉयर रिम्बर्स द मेडिकल एक्सपेंसेस incurred by the employee on the treatment of his grandfather। बेटा दादाजी की बात हो रही है, तो दादाजी फैमिली नहीं होती। फैमिली का मतलब होता है एम्प्लॉई और उसकी वाइफ और उसके बच्चे। याद रखोगे? फैमिली में कौन कौन इंक्लूड होता है? एम्प्लॉई, उसकी वाइफ और उसके बच्चे। अगर वो अपने ग्रैंडफादर की ट्रीटमेंट पे कुछ भी एक्सपेंडिचर करता है तो वो अलाउड नहीं होगा, वो उसकी फैमिली नहीं मानी जाएगी। तो ये 2,000 रुपये क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। एक लास्ट पॉइंट पढ़ के बताओ। एक्सपेंसेस ऑन कैंसर इन मुंबई अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर। वर्ड क्या आ गया? चीफ कमिश्नर वर्ड आ गया, इसलिए ये क्या होगा? एक्सपेंस
एग्जम्प्ट होगा। तो जो लास्ट में हम मेडिकल एक्सपेंडिचर का क्रक्स निकालें तो क्या क्या है, ध्यान से सुने। मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली अगर पे करता है कौन, एम्प्लॉयर। मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर एम्प्लॉयर डायरेक्टली पे कर दे या रिम्बर्समेंट कर दे, किस हॉस्पिटल को, खुद के हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल को, या चीफ कमिश्नर के द्वारा अपॉइंटेड अप्रूव्ड हॉस्पिटल को, तो अमाउंट क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर हम किसी ऐसे हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं जो कि एम्प्लॉयर का है, चीफ कमिश्नर के द्वारा अपॉइंटेड है या गवर्नमेंट का है, तो इसमें किया गया कोई भी एक्सपेंडिचर जिसकी पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है वो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। क्लियर बेटा। दूसरा, अगर वो अब्रॉड जाके अपना इलाज करवाता है तो या तो रिजर्व बैंक उसे परमिटेड कर दे तो वो एग्जम्प्ट होगा, या अगर उसकी ग्रोस टोटल इनकम 2 लाख रुपए से कम है तो वो एग्जम्प्ट होगा। बोलो मेडिकल एक्सपेंडिचर समझ आया कि नहीं आया बेटा। सर ये जो लाइंस दी हुई हमें पेपर में मिलेगी कि हमें खुद मतलब लर्न करनी है? क्या सर जैसे एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग अब्रॉड बोन बाय द एम्प्लॉयर। हाँ, तो ये 2 लाख रुपए वाला तो पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। नहीं सर, जैसे हमें ये तो करना पड़ेगा कि कौन सा टैक्सेबल है कौन सा नहीं है, बट हमें ये लाइंस भी ऐसे लर्न करनी पड़ेगी क्या, मतलब वो अगर वो पूछ ले तो? ना 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 ना, ये तो लिखी आएंगी बेटा। ओके सर। ये थोड़ी याद करोगे, ये तो आप लिखोगे क्योंकि प्रैक्टिकल आएगा ना इसमें से क्वेश्चन। ओके सर। चलो जी, अब हम एक बात सीखते हैं, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो। ये एम्प्लॉई को एक प्रकार का बेनिफिट दिया जाता है, ध्यान से सुनना बेटा, ये बार बार आएगा आपके पास। जैसे हाउस रेंट अलाउंस है, ऐसे ही एक पॉइंट है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये प्रोविडेंट फंड होता क्या है और इसका कैसे यूज होता है, ध्यान से सुनो। मैं एक एम्प्लॉई हूं, ठीक है, मेरा एम्प्लॉयर कहता है कि हम आपका प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करेंगे। क्या डिडक्ट करेंगे, प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करेंगे। तो जो डिडक्ट करेंगे, मान लो वो कहता है कि हम आपकी सैलरी का 12% डिडक्ट करेंगे। कितने परसेंट, 12% डिडक्ट करेंगे। तो जितने परसेंट मेरी सैलरी में से अमाउंट डिडक्ट होगी उतने अमाउंट एम्प्लॉयर भी डालेगा। मान लो मेरी सैलरी में से वो 2000 रुपये डिडक्ट करता है तो 2000 रुपये ही एम्प्लॉयर अपनी तरफ से डालेगा। तो टोटल कितना हो गया, 4000। ये 4000 मेरे प्रोविडेंट फंड में क्या होगा बेटा, डिपॉजिट होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रोविडेंट फंड में कौन कौन सी अमाउंट्स जमा होती हैं, ध्यान से सुनना। एक तो मेरी सैलरी में से डिडक्ट होगी, तो यानी कि वो कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉई पे कर रहा है। दूसरा, जितनी अमाउंट डिडक्ट होगी उतनी ही अमाउंट एम्प्लॉयर अपनी तरफ से डालेगा। तो दूसरी अमाउंट क्या होगी, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। 2 अमाउंट होगी, बोलो बेटा, क्लियर होगी। एक अमाउंट कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉई। एक अमाउंट कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर। तो दोनों अमाउंट कहाँ जमा होंगी, पीएफ में। तीसरी जो अमाउंट है, ध्यान से सुनना बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिस अकाउंट में ये पैसे जमा होंगे, ये गवर्नमेंट के पास पैसे जमा होते हैं बेटा, जिस अकाउंट में ये पैसे जमा होंगे उसके ऊपर एम्प्लॉई को इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे पहले फिर रिपीट कर रहा हूं, आपसे अगर कोई पूछता है कि प्रोविडेंट फंड में कौन कौन पैसे जमा कराता है, जिसे हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, डिपॉजिट कराने को क्या बोलते हैं बेटा, कंट्रीब्यूशन। आपसे अगर ये पूछे कि प्रोविडेंट फंड में कौन डिपॉजिट कराता है, तो वो डिपॉजिट की जगह वर्ड क्या यूज करेगा, कंट्रीब्यूशन यूज करेगा। तो वो कोई पर्सन आपसे पूछता है कि प्रोविडेंट फंड में कौन कौन कंट्रीब्यूशन करता है,
तो आपका आंसर होगा एम्प्लॉय भी करता है और एम्प्लॉयर दोनों करते हैं। जितनी अमाउंट एम्प्लॉय करेगा उतनी ही अमाउंट एम्प्लॉयर भी करेगा। क्लियर? कहता जी और भी कोई बेनिफिट मिलता है? हमने कहा हाँ, ये पैसे सारे गवर्नमेंट के पास जमा हो जाते हैं और इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो कहता जी एक क्वेश्चन का आंसर दो कि अमाउंट टैक्सेबल होगी या नहीं होगी इसकी। ठीक है, तो मैंने कहा जी जो एम्प्लॉय पे करेगा। कौन पे करेगा? एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को अपनी जेब से पैसे पे करने से कोई फायदा होने वाला है? नहीं। उसको फायदा किस अमाउंट से होगा? जो अमाउंट एम्प्लॉयर पे करेगा। बेटा आप सोच के देखो, आप एक एम्प्लॉय हो, आपसे मैंने 2000 रुपए लिए और 2000 रुपए मैंने अपनी जेब से डाले, तो आपको बेनिफिट 2000 का हुआ या 4000 का हुआ? 2000 का ही हुआ, क्योंकि 2000 तो मैं आपसे ऑलरेडी ले ही रहा हूं। क्लियर? तो आपको बेनिफिट किसका हो रहा है? जो 2000 रुपए मैं दे रहा हूं एज ए एम्प्लॉयर। तो मैं सीधा सा बात कहूंगा कि जो एम्प्लॉय पे करेगा वो नॉट टैक्सेबल होगा, वो बेसिक सैलरी में ऐड नहीं होगा। हाँ, जो एम्प्लॉयर ऐड करेगा, जो एम्प्लॉयर जमा करवाएगा, वो भी 12% से अगर ज्यादा है सैलरी का। कितने परसेंट से ज्यादा है? 12% से अगर ज्यादा है सैलरी का, तो ही हम उसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। डिंपल, ये फोन आया एलजी वालों का। तो हम 12% से अगर ज्यादा आएगा तो ही हम ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड नहीं करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूशन करता है तो अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। एम्प्लॉय जो पैसे देगा वो ग्रॉस सैलरी में या बेसिक सैलरी में ऐड नहीं होंगे। हाँ, एम्प्लॉयर जो पैसे जमा कराएगा वो भी अगर 12% से ज्यादा होंगे, तो जितने ज्यादा होंगे वो ऐड होंगे, बाकी ऐड नहीं होंगे। क्लियर? ऐसे ही तीसरी चीज आपको अभी बताई थी, क्या मिलता है इन दोनों अमाउंट पे? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट भी अगर 9.5% से जितना ज्यादा मिलेगा, वो अमाउंट क्या होगी? टैक्सेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल, इंप्लॉयर 14% जमा करा रहा है। इंप्लॉयर कितना जमा करवा रहा है बेटा? 14% अगर वो जमा करवा रहा है, तो जो 2% एक्स्ट्रा जमा करा रहा है वही अमाउंट टैक्सेबल होगी, बाकी जो 12% है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। ऐसे ही मान लो इंटरेस्ट मुझे 15% मिल रहा है, तो 9.5% तो टैक्स क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। जो ऊपर का 6.5% टैक्स रह गया, इंटरेस्ट हो गया, वो मेरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि जैसे एचआरए में हमने सैलरी का अलग से मीनिंग पढ़ा था, यहां पर भी 12% ऑफ किसका लेना है? सैलरी का लेना है। 12% ऑफ किसका लेना है बेटा? सैलरी का मुझे यहां पर लेना है। तो यहां पर जो सैलरी का मीनिंग रहेगा वो वही रहेगा जो एचआरए का था। याद रखना, ये 12% किसका लेंगे? किन किन चीजों को जोड़ेंगे? ये 12% लेने के लिए किन किन चीजों को जोड़ेंगे? तो ध्यान से देखो बेटा, बेसिक सैलरी लेंगे, डीपी लेंगे, डीए लेंगे और कमीशन लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, फिर से एक शॉर्ट में रिपीट करके फिर एग्जांपल लेता हूँ। हमने ये देखा कि हम प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड में कौन कौन पैसे जमा कराता है? एम्प्लॉय कराएगा, नहीं लेंगे, छोड़ दो, नॉट टैक्सेबल। बेसिक सैलरी में वो ऐड नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, एम्प्लॉयर अगर कराएगा तो 12% से अगर ज्यादा कराएगा तभी टैक्सेबल होगा। जितनी अमाउंट एक्सेस होगी वो ऐड टैक्सेबल होगी। इंटरेस्ट भी मिलता है मुझे, तो 9.5% से जितना ज्यादा होगा वही क्या होगा? टैक्सेबल होगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन बेटा। लो जी, मेरी बेसिक सैलरी यहां पर कितनी है देखें।
मेरी इस क्वेश्चन में बेसिक सैलरी है 1,44,000, तो मैंने यहाँ पे सैलरी दिखा दी 1,44,000। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, मुझे 28,800 रुपये DA भी मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे वर्ड लगा देता हूँ DA। 28,800 रुपये मुझे DA मिल गया। उसके बाद मेरे पास पॉइंट आता है कि प्रोविडेंट फंड में 20,160 रुपये कौन जमा करा रहा है? एम्प्लॉयर। और ये सेम अमाउंट एम्प्लॉय भी जमा करा रहा है, तो एम्प्लॉय वाली अमाउंट तो हमने लेनी नहीं। सेम अमाउंट का मतलब क्या हो गया? 20,160 रुपये कौन जमा करा रहा है? एम्प्लॉय जमा करा रहा है। तो अभी हम पढ़ के हटे हैं कि एम्प्लॉय कुछ भी जमा करवाए, हमें उसे कंसीडर नहीं करना, उसे बेसिक सैलरी में नहीं दिखाना। तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा वो यहाँ पर नील का मतलब नॉट एप्लीकेबल आएगा, यहाँ पर हम नहीं दिखा सकते। हम सिर्फ किसका दिखाएंगे? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दिखाएंगे मोर देन 12%। अगर वो मोर देन 12% है, और ये 12% किसका लेना है? सैलरी का। और सैलरी के लिए यहाँ पे क्या क्या मीनिंग लगेगा देखते हैं हम दोबारा से। जो HRA के लिए था, क्या क्या था? बेसिक सैलरी, DP, DA, इफ पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन। तो देखें क्या क्या है। चलो जी, बेसिक कितना है? 1,44,000। तो यहाँ बेसिक के लिए क्या ले लेंगे हम? 1,44,000 सॉरी, प्लस DP क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ, 0 ले लेते हैं। DA क्वेश्चन में दिया तो हुआ है, बट उसके साथ इफ वर्ड नहीं दिया हुआ। क्या वर्ड नहीं दिया हुआ? इफ वर्ड नहीं दिया हुआ, तो 0 लिख देते हैं। कमीशन दिया हुआ इस क्वेश्चन में? नहीं, कमीशन भी नहीं दिया हुआ, तो उसको भी क्या लिख देते हैं? 0। यहाँ पे मुझे 12% ऑफ द सैलरी लेना है बेटा। क्या क्या चीजें लेनी है? बेसिक सैलरी, DP, DA और कमीशन। बेसिक सैलरी 1,94,000 है, 44,000 है। DP है ही नहीं। DA दिया तो हुआ है, बट उसके साथ इफ पार्ट ऑफ सैलरी वर्ड नहीं दिया हुआ, कमीशन भी नहीं दिया हुआ। तो जो मैं 12% लूंगा, 1,44,000 ही रह गया, इसी का मैं लूंगा। तो बेटा यहाँ पे 1,44,000 का 12% करेंगे तो 17,280 रुपये आ गया। जबकि एम्प्लॉयर जमा कितने करा रहा है? 20,160 रुपये। तो इसका मतलब वो 12% से ज्यादा जमा करवा रहा है, डिपॉजिट करवा रहा है। तो 20,160 में से ये अमाउंट हम लेस कर देंगे, तो बचा हुआ कितना आ गया? 2,880 रुपये। वो मैं इसका बेसिक सैलरी में क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे ये देखना है कि एम्प्लॉयर 12% से कम जमा करा रहा है या ज्यादा। तो मैंने जब 12% निकाला 1,44,000 का, तो ये आया। तो इसका मतलब 12% से ज्यादा कमा रहा है, जमा करवा रहा है। जितना जमा एक्स्ट्रा करवा रहा है वो मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तीसरी चीज वो क्या कर रहा है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे जो इंटरेस्ट है, ये वाली लाइन देखो बेटा, इंटरेस्ट कितना जमा करा रहा है? वो 24,000 रुपए क्या करा रहा है? वो इंटरेस्ट जमा करा रहा है। कितने परसेंट के हिसाब से? 12 के हिसाब से। जबकि मुझे पता है कि 9.5 से जितना भी ज्यादा होगा वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। तो 9.5 से कितना ज्यादा है? 2.5 ज्यादा है। तो मैंने कैसे निकाला? 24,000 इंटू 2.5 अपॉन में 12, तो कितना आ गया? 5,000 रुपये आ गया। तो इसका मतलब 5,000 रुपये जो इंटरेस्ट है वो भी मेरा क्या होगा? टैक्सेबल होगा। और बेसिक सैलरी में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्सेस 9.5
8%, कितना आ जाएगा? 5,000 रुपीज ये आ जाएगा। तो इन चारों को अगर हम जोड़ेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी? मेरी ग्रोस टोटल सैलरी आ जाएगी। बोलो बेटा, कुछ पूछना तो बताओ। बोलो। नो सर। क्लियर हो गया बेटा सारा पॉइंट? यस सर। ठीक है बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 दिन हो गए हमें सैलरी हेड को पढ़ते हुए। मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पुट कर रहा हूँ, मुझे बताना कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर है कि नहीं है। सबसे पहला पॉइंट मुझे ये बताओ कि आपको अगर मैं एक पेमेंट पे कर रहा हूँ तो वो कब सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी? हमारे बीच में कौन सा रिलेशन होना चाहिए? सर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का। क्लियर। उसके बाद दूसरी चीज मुझे क्या चेक करनी है क्वेश्चन में? ड्यू डेट, कि मेरा जो सैलरी है वो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ हो रही है नेक्स्ट मंथ, या लास्ट डे ऑफ द सेम मंथ हो रही है। अगर फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ हो रही है तो 12 मंथ के लिए कौन सा पीरियड लेंगे बताओ? सर मार्च टू फेब। हाँ क्लियर। अगर सेम मंथ के लास्ट डे पे हो रही है तो अप्रैल टू मार्च। क्लियर, 2 पॉइंट हो गए क्लियर। तीसरा, स्केल पे या ग्रेड पे क्या होता है कि आपकी 2011 तक ज्वाइनिंग हुई है, उसके बाद वो हजार वाला बढ़ेगा, वो आता है सभी को पॉइंट? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर हमारी ना नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग होगी। बस 1 मिनट लूंगा बेटा, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लूंगा पूरा। ओके। ये पॉइंट क्लियर हो गया। चौथी बात, HRA क्लियर है सभी को? पांचवा, एंटरटेनमेंट अलाउंस। छठी चीज मेडिकल अलाउंस। और सातवीं चीज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो इसी का एक क्वेश्चन कल बना के आपको मैं डालूंगा, थोड़ा ध्यान रखूंगा इस बार आंसर का। ठीक है, कल ओके सर। ओके। कर दूं ऑफ मीटिंग? यस सर।